सबसे पहला वर्ड है कॉस्ट। क्या होता है कॉस्ट? कॉस्ट होता है किसी भी चीज का एक्सपेंस। एक्सपेंस जो आपने खर्चा करा है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो वो आपका कॉस्ट है। आप कुछ खाना खरीदते हो तो वो आपका कॉस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बिजनेस टर्म्स में सीए जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके टर्म्स में हम ये देखेंगे कि हमारा क्या खर्चा हो रहा है। तो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर ये देखेगा कि आपका क्या खर्चा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में अगर सपोज करते हैं आपके फादर बिजनेस करते होंगे, है ना, कुछ भी करते हैं, तो सपोजिंगली उनका क्या क्या एक्सपेंस आता होगा। एक तो वो रॉ मटेरियल को क्या करते होंगे, परचेज करते होंगे। ठीक है ना। हाँ, रॉ मटेरियल अगर वो मैन्युफैक्चर है तो रॉ मटेरियल परचेज करते होंगे। दूसरा अगर वो ट्रेडर है तो वो क्या करते होंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करते होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो कॉस्ट हो जाती है। फिर प्रोडक्ट के बाद वो फिर अपना मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन ऐड करके लमसम वैल्यू को फिर सेल करते हैं, तो फिर उनको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिकली आपका हो गया एक तरीके से क्या आप कितना खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फिर उसको सरवाइव कराने के लिए, फिर उसको ग्रो कराने के लिए। ठीक है, खर्चे बहुत ज्यादा डिफरेंट क्राइटेरियाज के हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं। डायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आप अपने डायरेक्ट चीजों को जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है उस चीज पर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है। व्हाटएवर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड्स, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सर्विस। ठीक है, दूसरी कौन सी कॉस्ट हो गई, इसी का ऑपोजिट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, जब डायरेक्ट का मतलब है कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो इनडायरेक्ट का मतलब वो इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। पर लेमन लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है जो कि उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या रेंडर करने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं की जा रही। जैसे सपोजिंगली अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल, जैसे शर्ट बनानी है तो शर्ट के लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, थ्रेड चाहिए, बटन चाहिए, है ना, तो वो सब चाहिए। अब शर्ट बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, एक सेकंड, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, हाँ, एग्जाम्पल सपोजिंगली हमें शर्ट बनानी है। तो शर्ट अगर बनानी है तो शर्ट के लिए क्या चाहिए आपको, कॉटन चाहिए, कॉटन शर्ट बनानी है। ठीक है, थ्रेड्स चाहिए, थ्रेड्स की वजह से आप उसको स्टिच करोगे। ठीक है, और बटन्स चाहिए, ये सब हो गए डायरेक्ट थिंग्स। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप लेबर ऐड करोगे क्योंकि इस लेबर ने इसके ऊपर काम किया होगा, इसको कटिंग की होगी, स्टिचिंग करी होगी, बटन ऐड किए होंगे, फिनिशिंग करी होगी। राइट, है ना, और कोई ऊपर इन्होंने मशीन्स का यूज किया होगा तो उस मशीन को रन करने के ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारे आपने क्या देख लिए, इसमें क्या है, ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये है हमारी सारी डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब शर्ट तो बन के रेडी हो गई है, आपके पास शर्ट है, अब आप इसको मार्केट में कैसे पहुंचाओगे। मार्केट में पहुंचाने के लिए सबसे पहले शर्ट पे सपोजिंगली पैकिंग करनी पड़ती है। पैकेजिंग करोगे आप उसकी, है ना, उसका कुछ ब्रांडिंग करोगे, है ना, उसके लिए कुछ एडमिन एक्सपेंस करोगे, ऑफिस में लोगों को बिठाओगे, वो मार्केटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। और ओवर द हेड, ओवरहेड, अदर ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट वो वाली जो इनडायरेक्ट है। ठीक है, आईडी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सारे खर्चे होंगे, तो ये सारे खर्चों में पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, तो ये सारे खर्चे आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये दो तरह की कॉस्ट हो गई। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आए मटेरियल कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, और फिर अदर कॉस्ट आएंगे, मशीन कॉस्ट आएगी, कैसे कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, आपको पहला टर्म समझ आ गया कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग समझने के बाद अब दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग देखो अब क्या है अकाउंटिंग का मतलब। तो देखो, सीए आपने ज्वाइन करी थी तो आपको तो पता ही था, वर्ड के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट मतलब वो पर्सन जो एनालाइज कर लेता है चीजों को पहले ही, और उसको पता है कि बुक्स में उसको कैसे एंटर करना है, कैसे उसको समझना है, और कैसे सामने वाले आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाना है। तो अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने कॉस्ट खर्चे करे हैं ना, ये जो आपने खर्चे करे हैं, इन खर्चों को बुक्स के अंदर,
कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना, ठीक है, बुक्स के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है, मटेरियल को कहाँ डालना है, लेबर को कहाँ डालना है, फिक्स्ड है तो कहाँ डालेंगे, इरेगुलर है वेरिएबल है तो कहाँ डालेंगे, है ना। और उसके बाद ऐसे ही आपका अगर इनडायरेक्ट खर्चा है तो कौन सी साइड आएगा, डायरेक्ट खर्चा है कौन सी साइड आएगा। तो आपको बुक्स में कैसे प्रेजेंट करना है ये आपकी अकाउंटिंग होगी, ठीक है। उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, जिसको आप जर्नल एंट्रीज बोलते थे 11th-12th में जब आप सीख कर आए हैं इसको, तो सबसे पहले आप इसको जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। फिर एंट्रीज पास ऑन करेंगे, फिर एंट्रीज पास करने के बाद उनके लेजर्स बनते हैं, है ना। फिर लेजर्स बनने के बाद ये पोस्ट हो जाती है, फाइनली पोस्ट होने के बाद फिर इनकी समरी तैयार होती है, समरी होती है, ट्रायल बैलेंस में एंटर होता है, फिर रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। ये पता चलता है कि खर्चा कैसा है, ज्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं, है ना। और फिर इसके आगे हम लोग उसके वेरिएंसेस निकालते हैं, ठीक है, खर्चों के वेरिएंसेस निकालते हैं कि कितना सोचा था, कितना आया, ये सब आगे आगे चलता रहता है। तो अकाउंटिंग से यही समझना है कि बुक्स में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और खर्च कॉस्ट से समझना है कि मेरा खर्चा क्या आ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओवरऑल अ थिंग जिससे हम ये समझ में आता है कि अच्छा अगर मुझे बिजनेस रन करना है तो ये मेरा खर्चा है और इस खर्चे को किताबों में कैसे एंटर करना है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का जिसके अंदर डिटेलिंग दी जाती है, जैसे कि सपोज करते हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग परफॉर्मा, रुपीज, ठीक है। अब सपोज करते हैं आप, मैंने वही बोला रेमंड्स वाले हैं, रेमंड्स पता है ना सबको, एक क्लोथिंग ब्रांड है, रेमंड्स को शर्ट बनानी है अपनी, ठीक है। अब शर्ट बनानी है तो सबसे वो शर्ट के लिए क्या करेगा, शर्ट के लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। रॉ मटेरियल परचेज करने में वो क्या लेगा, कॉटन ले लेगा, है ना, थ्रेड्स ले लेगा और बटन्स ले लेगा। तो आपने लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, ओके। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये वो मटेरियल है जो शर्ट बनाने के लिए डायरेक्टली यूज होने वाला है। मतलब बिना बटन के शर्ट हो सकती है, बिना थ्रेड की शर्ट हो सकती है, बिना उस पूरे कपड़े के फैब्रिक के शर्ट हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो जिस चीज के बिना कुछ चीज हो ही नहीं सकती वो डायरेक्ट चीज होती है, राइट। तो बिना टीचर के आप पढ़ ही नहीं सकते, तो टीचर का होना बहुत जरूरी है ना, तो दैट इज डायरेक्ट, वो डायरेक्ट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या कर परचेज किया आपने, आपने कॉटन परचेज किया, या कॉटन ना बोलते हुए फैब्रिक परचेज किया। फैब्रिक के बाद आपने क्या परचेज किया, थ्रेड, क्यों, क्योंकि अब इसको आप स्टिच करने वाले हो। तीसरा आपने क्या परचेज किया, बटन, ठीक है। अभी हम प्राइमा फेसी ये तीन चीजें ले लेते हैं, ठीक है। तीनों की कॉस्ट आपने लिख दी कि मैंने इतना परचेज किया, इतना परचेज किया, इतना परचेज किया, ठीक है। अकॉर्डिंगली जितनी जितनी आपने क्वांटिटी परचेज की, ठीक है। इसमें ये बहुत सारी चीजें याद रखनी है कि क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं आएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे दी जाएगी कि भैया ये डायरेक्ट मटेरियल है, आप बस उठाएंगे उसको मेन एरियाज में पुटिंग करेंगे और टोटल वैल्यू निकाल देंगे और बता देंगे कि ये टोटल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से तो वैल्यू पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करेगा इंस्टीट्यूट, आईसीआई क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट होते हैं जैसे कि मटेरियल अगर आप परचेज करते हो तो उसमें क्वांटिटी अब जरूर होती है ना। अगर हम सामान सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो ऐसे खरीदते हैं ना 1 किलो 2 किलो, है ना। अगर लिक्विड लेते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर, तो ऐसे ही इसमें भी है कि अगर आप सपोजिंगली इसको क्विंटल में परचेज कर रहे हैं, राइट, तो आप ऐसे कर देंगे कि 1 क्विंटल, तो अब 1 क्विंटल आपको सप्लायर ने कितने का दिया वो रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्विंटल इंटू रेट, जो भी रेट आएगा फिर वो आप यहाँ पर इज इक्वल टू करके लिखते चले जाएंगे, जो भी फिर वैल्यूज आएंगी वो लिखेंगे, इसको टोटल करेंगे। ये सब हेड है बेसिकली, ये आपका क्या चल रहा है, सब हेडिंग्स चल रही है। मेन अमाउंट यहाँ पे लिखना है, तो जब टोटल करेंगे तो मेन अमाउंट आपका आ जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। ये आपका इनर कॉलम है और ये आपका आउटर कॉलम है। तो आपने डायरेक्ट मटेरियल समझ लिया, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो गया वो मटेरियल जिसके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब लेबर कॉस्ट है, अब लेबर में आपको ये देखना है कि आपने कैसा लेबर यूज करा है, क्योंकि एक होता है ना, दो तरीके की इंडस्ट्रीज चल रही हैं आजकल, है ना। एक होती है लेबर इंटेंसिव जो बिल्कुल ही लेबर से काम करा रही है, एक होती है मिक्स्ड जो लेबर भी है मशीन भी, और एक होती है फुली ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे लेबर की बात होगी कि आपने लेबर कितना यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर को वेजेस में पैसे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ सैलरी नहीं मिलती, वेजेस मिलते हैं।
क्योंकि सैलरी वो हो जाते हैं थोड़े हायर प्रोफेशनल्स की, तो प्रोफेशनल्स कहाँ बैठते हैं, ऑफिस एडमिन में, तो वो इनडायरेक्ट में चली जाती है। और लेबर क्योंकि वेज लेते हैं, वो डायरेक्टली काम करते हैं आपकी शर्टें बनाने में, तो इसलिए वो वेजेस लेते हैं। तो आप इसके अंदर कैसे है ना, अलग अलग टाइप के लेबर होते हैं। देखो, एक होते हैं फिक्स लेबर, है ना, आपका लेबर एक होता है फिक्स लेबर, कि आप ये परमानेंट लेबर है, ये है ही है। कुछ होते हैं कैजुअल लेबर, सपोज करते हैं शादियों का सीजन है, ज्यादा शर्टें बनानी, तो कैजुअल लेबर मैंने एक्स्ट्रा हायर कर ली। मैंने कहा कि भैया शादियों का सीजन है, रेमंड ने कहा, और मेरे को फटाफट से बहुत सारी शर्टें और वेस्ट कोट्स बनवाने हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर ऑन कैजुअल बेसिस 3 मंथ्स बेसिस नवंबर दिसंबर जनवरी के लिए हायर कर लिए, तो वो कैजुअल हो गए। ठीक हो गया, फिक्स लेबर हो गए, कैजुअल लेबर हो गए। और कुछ होते हैं कि ऐसे कह सकते हैं आप टेम्पररी, टेम्पररी मतलब वो जैसे दूसरे टाइप ऑफ लेबर हो गए, जो रोटेशनल हो गए, किसी के बदले आ जाते हैं वो स्विच करने के लिए, है ना, तो ऐसे टाइप के लेबर हो जाते हैं। अब आपको लेबर का कैसे कैलकुलेट करना है, लेबर में हमेशा लेबर आपके घंटों के हिसाब से काम करेगी, घंटों के हिसाब से, ठीक है, कि कितना घंटा उसने काम किया। अब घंटों में भी बहुत सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। अब आप एक बात बताइए, लेबर ने अगर सपोजिकली, हेलो, ये स्टॉप हो गया ये स्क्रीन। घंटों में आप लोग ये सब चेक करते हैं ना, क्योंकि अगर एक लेबर 9 आवर्स की शिफ्ट कर रहा है, 12 आवर्स की शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें वो खाना भी खाएगा, उसके अंदर वो ट्रेनिंग भी माइट भी हो सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो रही हो, उसमें वो खाली भी बैठा हो, तो कौन कौन सी कंपनी उसको पैसे देगी, कितने घंटों के कितने घंटों को नहीं। तो अकॉर्डिंगली घंटों की भी कैलकुलेशन होती है, तो ये 12 आवर्स में से सपोज करो आइडल आवर्स बैठा हो, तो वो माइनस हो जाएंगे, या फिर वो जो कोई और टाइमिंग उसने स्पेंड करा है ना, वो माइनस हो गई, और रिमेनिंग आवर्स है, या फुल टाइम ही ले ली, ठीक है। तो आवर्स इंटू घंटों को किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, रेट पर आवर से, हर घंटे कितना रेट दे रहे हैं। अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं और उसने 12 घंटे काम किया, ठीक है ना, तो 12 घंटे के हिसाब से 10 रुपए दे रहे हैं, तो 120 रुपए हो गया एक दिन का, है ना। पर अगर यही चीज मुझे मंथली निकालनी है ना, आपने ये चीज ऐसे ही निकालनी है। डिपेंड करता है कि आपका जो परफॉर्मा बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये आपका डेली बेसिस पे बन रहा है तो डेली पे निकालेंगे, वीकली बन रहा है तो वीकली निकालेंगे, ठीक है, मंथली बन रहा है तो मंथली, और ईयरली तो ईयरली। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि डेटा कैसे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कभी कभी कुछ चीजें आपको ना एनुअली दे दी जाएंगी, ठीक है, और कुछ चीजें आपको मंथली, और नीचे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्वेश्चन बताइए कि आपको आंसर करना है, मंथली आंसर करना है, बताओ मंथ में कितनी प्रोडक्शन हुई और मंथ में कितनी पर यूनिट कॉस्ट आई, तो उसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, एनुअली को क्या बोलोगे कि नहीं भाई एनुअली दिया है, अब तो हम यूज ही नहीं कर सकते, नहीं, आपको जो भी वैल्यूज दी होंगी, सपोजिंगली एनुअली दी है वैल्यू, तो उस एनुअली को आप क्या कर लोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे, डिवाइड बाय 12 करके वो जो वैल्यू आएगी वो हो गई मंथली, फिर आप उसको यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको घंटों में भी ये सारा जो आपका लेबर कॉस्ट आया है, इसमें भी आपको ये चेक करना है कि ये लेबर कैसा मंथली आया है, या एनुअली आया है, या वीकली है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई लेबर कॉस्ट। चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड, डायरेक्ट हो गया, तो अब हो गया डायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट ओवरहेड ये वही वाले हैं जो उसको रन करने में काम आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ओवरहेड। जैसे कि आप ये बोल सकते हो, क्या फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट ओवरहेड है, अब ये डिपेंड करेगा, है ना, फैक्ट्री का रेंट क्या है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है ना। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि फिक्स्ड को वेरिएबल को कैसे कंसिडर करना है। ऐसे ओवरहेड में और क्या क्या आता है, सपोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो मशीनें चल रही हैं, तभी तो इंसान बैठ के काम कर रहे हैं, चीजें रन हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी है तो ये काम हो रहा है। ऐसे ही सब अब हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है, हमने 3 चीजें देखी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होगा। अब हम सब कॉस्ट को टोटल कर लेंगे जो भी अकॉर्डिंगली परफॉर्मा के हिसाब से होंगी, जो हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इनको टोटल कर लिया तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, राइट। ये वो सारी कॉस्ट आ गई जो कि टोटल कॉस्ट कंसिडर करी जाएंगी। टोटल, सॉरी, ये वाली टोटल कॉस्ट नहीं होगी, ये कॉस्ट होगी, क्योंकि अभी हमने इनडायरेक्ट को ऐड नहीं किया। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डीसी लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी, टोटल नहीं है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, आप इसको डीसी लिख सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, हाँ, इनडायरेक्ट में क्या क्या आएगा, मैंने अभी बताया था। इनडायरेक्ट में वो सारे खर्चे आएंगे जो कि उसको बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सपोज करते हो कोई ऑफिस में बैठा हुआ शर्ट की, रेमंड की शर्ट की मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है शर्ट को बनाने के लिए? नहीं है। तो ठीक है, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो आपकी मार्केटिंग करना, राइट, ब्रांडिंग करना, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उस चीज को बनाने के लिए ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस में बैठे हुए लोग जो काम कर रहे हैं सारे, वो एडमिन का खर्चा सारा का सारा इनडायरेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्या है, एडमिन खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, पैकेजिंग। सपोज करो वो डायरेक्ट पैकेजिंग नहीं है, वो पैकेजिंग है जो ऊपर से सजा सुजू के, और वही फालतू की पैकेजिंग है, सप्लाई करना है हमें, है ना, क्लाइंट तक पहुंचाना है या अपने वेयर हाउसेस तक पहुंचाना है, तो उसकी पैकेजिंग चल रही है, वो ये हो गई। ठीक है ना, तो ये सारे खर्चे भी आ जाएंगे। टोटल कर दिया आपने। ऐसे ही सपोजिंग मैं ये बताना चाहती हूँ पहले ही, ये जो कॉस्ट आ रही है ना, ये सारी एग्जॉस्टिव कॉस्ट नहीं है ना, कि ये बोलेंगे बस यही कॉस्ट है। अभी बहुत सारे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या कॉस्ट आती है, आपको उसको जज करना है कि कैसी कैसी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट, हाँ, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मार्केटिंग बोल दिया तो सिर्फ मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ओवर द हेड अदर कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। आउट ऑफ पॉकेट आ जाती है, कई कई बार आपने सोचा है कि मेरे तो 100 रुपए खर्च होंगे, और एट मूवमेंट जाकर आपके 120 हो जाते हैं, तो जो 20 रुपए खर्च हुआ वो क्या हो गया, 20 रुपए आपको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गया ना, तो वो सारी भी कॉस्ट है। तो अभी हम ऊपर ऊपर से प्राइमा फेसी एज ए लेमैन समझ रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले तो परफॉर्मा पता होना चाहिए। पहले तो मुझे परफॉर्मा पता होना चाहिए कि उसमें लगता क्या क्या है, खर्चे कौन कौन से देखने हैं, फिर जो खर्चे होंगे वो किस टाइप के होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने परफॉर्मा समझ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, अब ये जाकर आपके टोटल कॉस्ट हो गई है। ठीक है, चलो आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब भाई बहुत तरीके की कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट में भी भैया, अब ये बाइफरकेशन बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कितनी सारी कॉस्ट होती है। ये तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये समझ लिया उस प्रोडक्शन को करने के लिए। सपोज करो प्रोडक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, पर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है कि एक, जैसे सपोज करें वो इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपसे 100 रुपए तो लूंगी ही लूंगी, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या मत। कई बार ऐसे करते हैं, हम मीटर को बंद रखते हैं पर फिर भी हमारा बिल आता रहता है। वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है एक तरीके से, कि आप बंद रखो या चालू रखो, वो कॉस्ट आपको गवर्नमेंट को देनी ही देनी है। ठीक है ना, तो इसीलिए कॉस्ट भी बहुत सारे तरह की होती है। तो हम ऐसे कर सकते, लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब देखते हैं कितने कितने तरह की कॉस्ट होती है। अभी तक मोटा मोटा जो हमें अभी कॉस्टिंग को समझने के लिए चाहिए, वो हम तीन तरह की, वैसे होती तो बहुत सारी हैं, तो अभी हम तीन तरीके की मोटा मोटा समझते हैं, फिर धीरे 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 जब उसको डिटेल में समझेंगे ना, फिर उसको उससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपने ये तो सुना होगा फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, सबने सुना है, तो 11th 12th में या फिर फाउंडेशन में सुन के आए हैं। दूसरी होती है वेरिएबल। ठीक है, तीसरी आप कर लो संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट कर लो। और भी होती है सेमी वेरिएबल, है ना, सेमी फिक्स्ड, और भी बहुत सारी कॉस्ट होती है ना, कमिटेड कॉस्ट और ओवर द हेड कॉस्ट, बहुत सारी अदर कॉस्ट होती है, पर अभी हम ये तीन चीजें, तीन कॉस्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी हमारे लिए ये 3 कॉस्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैंने अभी ऊपर कॉस्टिंग बताई है ना, ये इन्हीं चीजों चीजों से बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वर्ड से क्या लग रहा है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता होगा? फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, बिल्कुल सही है, फिक्स कॉस्ट ऐसी ही कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड है। अरे भाई अगर मुझे फैक्ट्री ले रही हूँ मैं, और वहां पर मैं शर्ट बनाऊंगी, तो क्या लगता है आपको रेमंड ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा उस रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सीजन चले ना चले, शर्ट बिके ना बिके, तो कोई मतलब नहीं है उसको, उसको उस एरिया का रेंट देना ही देना है। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आपको ये चीज चेक करना कि भैया वो खर्चा उसके सर पर आ गिरा है कि नहीं, या वो उसे हटा सकता है। ठीक है, अब उसके सर पे आ गया है, अब उसे लेना ही लेना है, शर्ट बना मत, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट है ना। हैव ठीक है, तो क्या चीज बोलेंगे हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हैव टू बियर कॉस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, कॉस्ट पहले से ही आपकी फिक्स्ड है। एग्जाम्पल, रेंट, आपका फैक्ट्री का जो रेंट है वो पहले से ही फिक्स्ड है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को, कि अगर आप शार्क टैंक में जा रहे हैं, सपोजिंग आप सबने शार्क टैंक देखते हैं है ना, तो शार्क टैंक में हम जाते हैं तो सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं ना, उससे पूछा जाता है, सारे जजेस पूछते हैं बैठकर कि भैया आपने कैसे बनाया, कितनी कॉस्टिंग आपको आती है, मटेरियल कहाँ से लाए, लेबर कहाँ से लाए, तो ऐसे है ना। तो इसलिए रेंट इज वन ऑफ द थिंग जो बिजनेस वाला सोचता है कि यार ये तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है, एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, कभी बार ये भी होता है कि वो फिक्स इलेक्ट्रिसिटी, बट वो इलेक्ट्रिसिटी वो है जो फिक्स है, तो मैं पहले ब्रैकेट में अलग से लिख रही हूँ, ये वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो आप यूज करेंगे फिर आएगी, वो होती है कई बार मीटर में पहले रीडिंग सेट होती है कुछ कुछ, कि हर महीने इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ कुछ फिक्स होता है। फिर ऐसे खर्चे होते हैं फिक्स्ड सैलरी, कई कई लोगों की सैलरी फिक्स होती है। आप ये सोचिए, आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें या ना करें, जो सुपरवाइजर की सैलरी होगी है ना, जो प्रोडक्शन हेड की सैलरी होगी, वो तो फिक्स्ड ही होगी। कौन कह रहा है उसको पैसे नहीं दोगे, जी मेरी शर्ट ही नहीं बन रही, सॉरी सर, प्रोडक्शन वाले जो हेड है उनको आप सर बोल के बोलोगे नहीं सैलरी नहीं देगा, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। ही इज वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू पे द सैलरी, तो दैट इज ओके, आपको देनी है। पर वेजेस होता तो हम ये कह सकते थे भैया ऑफ सीजन है, लेबर को और ले ऑफ कर दिया और बोला नहीं अभी वेजेस नहीं दे सकते बिकॉज वी आर नॉट इन द रनिंग पोजीशन, हम रनिंग पोजीशन में नहीं है और बना नहीं रहे, तो आपको जब बनाएंगे तब वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो सैलरी ऐसी चीज होगी जो फिक्स, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और क्या क्या फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है और आप ये जैसे कि डेली एक्सपेंसेस है आपके, है ना, जैसे आपका वाटर एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, है ना, तो वो सब भी आपकी हो जाएगी, आप ये कह सकते हो। मेंटेनेंस ऐसा तो नहीं है फैक्ट्री चले ना चले आप साफ सफाई ना करवाओ, है ना, मशीनों की मेंटेनेंस ना करवाओ, है ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आपको वो मेंटेनेंस करानी ही पड़ती है। तो ये सारी कॉस्ट साफ देखें तो पक्का पता चलती है कि ये सारी फिक्स्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी हम ये देखेंगे, स्पेशली लाइन से पढ़ेंगे, उसका मतलब निकालेंगे कि ये फिक्स्ड है नहीं है। दूसरी आती है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल क्या होगी, खुद सोचिए, वो वेरी करेगी, वेरिएबल वेरी करने वाली कॉस्ट, कॉस्ट दैट वेरी, कॉस्ट वो जो वेरी करती है, वेरी करती है मतलब फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, तो फ्लक्चुएट करती है, सपोज करो, है ना, आप एक सप्लायर एक्स है, एक सप्लायर वाई है, और सप्लायर एक्स क्या करता है, उसके रेट्स फिक्स्ड हैं, वो कहता है कि मैं आपको ना 10 रुपए मीटर, 10 रुपए मीटर पे ही फैब्रिक दूंगा, ऐसे उसने बोल दिया। ठीक है, तो 10 रुपए मीटर पे फैब्रिक दूंगा, पर जो सप्लायर वाई है ना, वो पर्सन ऐसा है, वो उसका फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है ना, तो वो वेरी करता है, वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, जब आप मुझसे अगर 100 मीटर्स लेंगे ना, हाँ, तो मैं आपको 8 रुपीज दूंगा, 50 लेंगे, है ना, कम क्वांटिटी लेंगे तो मैं आपको ज्यादा दूंगा 10 रुपए, और अगर आप मुझसे 10 मीटर लेंगे तो मैं और ज्यादा दूंगा 15 रुपए। तो इस हिसाब से ये वेरी होती हुई दिख रही है, ऐसे ही तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती रहती है, वो कॉस्ट जो वेरी होती रहती है, मतलब जिसका प्री डिटर्मिनेशन फिक्स नहीं है, ऐसे प्री डिटरमाइन नहीं कर रखा मैंने रेंट की तरह,
जैसे ये रेंट मैंने डिटरमाइन कर रखा था ना वक्त से पहले कि इतना तो देना ही है, बनाओ या ना बनाओ। पर इसमें ये है कि बनाओ या ना बनाओ ये मेरे हाथ में है। तो मेरे हाथ में है कि मैं सप्लायर एक्स से लूं या वाई से लूं, और ये भी मेरे हाथ में है कि मैं 100 मीटर लूं, 50 मीटर लूं या 100 मीटर लूं। तो ये तीनों चीज मेरे हाथ में है। जिस हिसाब से मैं मोल्ड हो जाऊंगी कॉस्ट भी उस हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। तो ये इसी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ प्राइस, चेंज ऑफ क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से चेंज होती है। अब तीसरी आ गई है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती। मतलब जैसे कि रेंट है, सपोज करते हैं, है ना, रेंट वगैरह खर्चा लिख लिया, वेरिएबल का खर्चा हो गया, सारी कॉस्ट को मिलाया। अब जैसे बिजनेसमैन कैसे मिलाएगा? टोटल कॉस्ट बनाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देगा वो? जो भी उसने यूनिट्स बनाई है। ठीक है, सपोज करते हैं 1 लाख कॉस्ट आई थी, है ना, और 100 यूनिट्स बनाई है उसने, 100 शर्टें बनाई है। 100 शर्टें बनाई है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? कितनी वैल्यू आ गई एक शर्ट की? 1000 रुपीज। कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 रुपए एक शर्ट को बनाने की कॉस्ट लगती है। तो इस 1000 रुपए के अंदर जो मैंने टोटल कॉस्ट लगाई, ये वाली जो 1 लाख की कॉस्ट है, ये जो 1 लाख की कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट के अंदर आपको पता होगा फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई होगी, है ना, और वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ी है, क्योंकि मैंने तो टोटल कॉस्ट कंसिडर करी है ना यहाँ पर, इसीलिए दोनों जुड़ी हुई। बट जो सम कॉस्ट है वो रिकवरेबल नहीं होती। तो इसका मतलब होता है वो वन टाइम होती है। ये इसे आप ऐसे कह सकते हो, वन टाइम कॉस्ट। ये आ गई तो आ गई, अब ये नहीं होगी। सबसे अच्छी सम कॉस्ट ऐसे हो सका, हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं सम कॉस्ट का? सपोज करो एडवर्टाइजिंग, क्या अगर मतलब एडवर्टाइजिंग का एक बार ही खर्चा कर दिया, अब वो रिकवरेबल नहीं है, अब बार बार उसको थोड़ी रिकवर करते बैठोगे, है ना। तो सम कॉस्ट इज सम ऑफ द कॉस्ट जो वन टाइम कॉस्ट होती है, और वो एक बार ही आ गई तो फिर वो बार बार रिकवर नहीं होती। वो रिकवर नहीं करते आप उसको अपनी कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, इस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो तीनों कॉस्ट समझ में आ गई, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सम कॉस्ट। इसके अलावा बहुत सारी और कॉस्ट होती है। ठीक है, वो भी हम आगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे आगे तक हम जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, वैसे वैसे हम वो करेंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू में